कौन से सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? OBS। देखिए, हम उस दिन बताए थे आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपका, वो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट है आपका स्टैटिक्स और एक पार्ट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है काइनेमेटिक्स और एक पार्ट है आपका काइनेटिक्स। तो अब हम लोग आ गए हैं, स्टैटिक आपका हो गया, स्टैटिक पार्ट हमने बता दिया आपको। अब हम लोग आ गए काइनेमेटिक्स में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के मतलब आप बता सकते हैं? सर काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, या मतलब अलग अलग उसका जितना भी है निकालने का टूल्स, बस उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, करने का मतलब कि मोशन का एनालिसिस करेंगे हम, बट विदाउट कॉज। तो विदाउट कॉज आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले बात कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लो को हमको ऑब्जर्व करना है। फ्लो, फ्लो ऑब्जर्व करना है। जैसे कोई फ्लो आपको ऐसे हो रहा है, तो बर्नौलीज थ्योरम कब आएगा? इसके बाद कोई फ्लो सपोज ऐसे हो रहा है, कोई फ्लो तो बर्नौली थ्योरम का ज़्यादा आपको बेचैनी है, पहले वही बता दें। कोई फ्लो ऐसे हो सकता है, ठीक है, और कोई फ्लो ऐसा भी हो सकता है। कोई फ्लो ऐसा भी हो सकता है, या कोई फ्लो ऐसा है,
वैरायटी टाइप का फ्लो आपके पास है। इस तरह के फ्लो आप हो सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है पूरा, सेकेंड थोड़ा सा कर्व फिर स्ट्रेट लाइन, तीसरा वाला कंप्लीटली कर्व, चौथा जो है थोड़ा स्ट्रेट लाइन फिर कर्व। तो इस तरह से वैरायटी टाइप का फ्लो का सिचुएशन हो सकता है। क्लियर? हाँ। तो आपको ये पता करना है कि फ्लो का सिचुएशन कुछ भी हो, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? कैलकुलस से। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? हाउ कैन यू मेजर और एस्टिमेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे? तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता करना है, ठीक है, कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है क्या है? और वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लॉजिक क्या है वो देखिए। सपोज कि आपको इस ए पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है, ए, तो हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टैंजेंट ड्रॉ कर दिए, दिस इज टैंजेंट। तो जो ए पॉइंट पर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है फ्लो के डायरेक्शन में, फ्लो सपोज इधर जा रहा है तो फ्लो के डायरेक्शन में टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसा नहीं। फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लूइड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में यदि आप एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही टैंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये तो सर सिर्फ लिक्विड के केस में ना। अच्छा, और किसके केस में चाहिए आपको? नहीं मतलब गैस के केस में कैसे बता सकते हैं? गैस का भी फ्लो होता है। होता है ना। अरे भाई गैस का भी फ्लो होता है, उसमें भी ऐसे ही बताते हैं। हाँ तो वही मतलब उसमें उसमें तो वहां पे तो मतलब एक जगह पे मॉलिक्यूल रहेगा नहीं उसका, तो टैंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे? मॉलिक्यूल पर ही टैंजेंट ड्रॉ करना है क्या? गैस तो गैस दिखता थोड़ी है सर। तो ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल पर ड्रॉ कर रहे हैं क्या? ये जो फ्लो का डायरेक्शन, फ्लो का शेप बना है, दैट इज द शेप ऑफ हाँ फ्लो, उस पर हाँ। ड्रॉ किया गया है। तो आप बोले ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? हाँ, तो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब क्या, कि वो जो शेप फॉलो किया है, जिस हाँ टाइप का शेप बनाया है, उस शेप में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको पता करना है कि क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो है या क्या वेलोसिटी है। कैसे निकालेंगे? बीच में ही कह देगा तो कैसे निकालेंगे? हम तो साइड में बता दिए, बीच में कह देगा तो कैसे निकालेंगे? ओ ये फ्लूइड पर ही ड्रॉ किया गया, फ्लूइड पकड़ पाइएगा क्या आप? नहीं से। तो फिर तो मतलब अभी भी हम लोग मतलब ओवरऑल पे ही मतलब कर रहे हैं ना। ये फ्लो के डायरेक्शन को बता रहा है। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है वो नहीं बता रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या लिखे हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल लिखे हैं? नहीं फ्लो। आपको बातें नहीं समझ में आता है। पहले जो लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़िए, फिर सोचिए, फिर बोलिए। जितना अधिक समय लेंगे बोलने में उतना ही सही बोलिएगा, जितना कम समय उतना ही ज़्यादा गलती।
ठीक है, देखिए तो तो ये जो आप देख रहे हैं टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि इस डायरेक्शन में इसका फ्लो का डायरेक्शन था नीचे वाला, तो उसी डायरेक्शन में हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको फ्लो का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मिल इसी तरह आप किसी भी लोकेशन पर पता कर सकते हैं। सपोज हमको इस बी पॉइंट मिडिल में चाहिए, तो हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें, समझे? हमको इस पर चाहिए, हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। हमको यहाँ चाहिए, हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। हमको यहाँ, मतलब जिस पॉइंट पे चाहिए उसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, है ना? हाँ, वहीं पर ड्रॉ करें, तो आपको पता चल जाएगा कि उस लोकेशन पर फ्लो का डायरेक्शन क्या कैसा? था, क्योंकि फ्लो तो पार्ट में गया। तो ये आपको फ्लो का डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यदि डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप दिखा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीम लाइन। इसी को क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीम लाइन कहेंगे। और फ्लो उस टेंजेंट को। हाँ, ये स्ट्रीम लाइन आपने ड्रॉ किया, जो भी ड्रॉ किया, ये भी स्ट्रीम लाइन है, 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 ऑल आर स्ट्रीम लाइन, सब स्ट्रीम लाइन है। ये पूरे स्ट्रीम लाइन कभी भी किसी भी लोकेशन पर फ्लो के डायरेक्शन को बताता है, एंड इट इज टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो का डायरेक्शन होता है। क्लियर? वहां से। और फ्लो कहलाएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। फ्लो कैसे, फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो को और भी हम ढंग से डिफाइन करते हैं कि इसमें जो फ्लूइड लेयर्स है वो पैरेलल होता है सारा। सारे फ्लूइड लेयर एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। When fluid flows like parallel to each other layers, then it is called streamline flow या laminar flow। इसी को laminar flow भी कहते हैं। बट आपके क्लास में स्ट्रीमलाइन फ्लो नाम दे दिया जाता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन हम लोग बस इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रीमलाइंस के थ्रू हम लोग किसी भी लैमिनार फ्लो के सिचुएशन में हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कर सकते। ऐसा पॉसिबल होता है कि मतलब ये आइडियल केस के लिए? ये पॉसिबल है, ये आइडियल नहीं है। मतलब कोई भी मतलब फ्लूइड रियल में ऐसे फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन? हाँ, करता नहीं है। इसीलिए हम लोग मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं, मतलब गाड़ी का या हाँ बर्ड का भी होता है। हाँ, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, लेकिन इट इज नॉट जनरल फ्लो। जनरल फ्लो ये नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्लो है। ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्लो है जिसमें कि सारे फ्लूइड लेयर पैरेलल फ्लो करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सारे फ्लूइड लेयर पैरेलल फ्लो कर रहे हैं सारा। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक लेयर दूसरे लेयर के रास्ता में इंटर कर गया। नो, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, they are parallel. All fluid layers are parallel to each other.
क्लियर? हाँ सर। तो ये आपको कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन के थ्रू आप फ्लो का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कर सकते ठीक है। अब दो लाइन और होता है इसी सिचुएशन में, बट वो दो लाइन आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन हम नाम बता देते हैं। दो लाइन होता है, एक लाइन होता है पाथ लाइन। क्या होता है? पाथ हैं। लाइन। पाथ। और एक होता है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक। स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन, ये दो लाइन और एक्स्ट्रा होता है। बट आप सोचिए कि ये क्यों नहीं पढ़ना है आपको? ये इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पैरेलल फ्लो को नहीं कैलकुलेट करता है। ये किसी भी टाइप का फ्लो हो, जिगजैग फ्लो हो, बहुत इरेगुलर फ्लो हो, उस सब चीज। मतलब इसका फ्लो दूसरे के फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, इफेक्ट करता है। ये पैरेलल फ्लो के लिए नहीं है ये सब। पाथ लाइन है कि फ्लूइड के एक एक पार्टिकल का पाथ ये ट्रेस करता है। पाथ लाइन से हम एक एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ ट्रेस कर लेंगे। और स्ट्रीक लाइन जो है वो होल फ्लूइड का पाथ ट्रेस करता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्लो हो तो। लाइक मतलब गैस का फ्लो हो रहा है वेरी, जैसे कि आपका अगरबत्ती आप जलाइए, सिंपल वे में अगरबत्ती आप जलाइए, अगरबत्ती जलाइएगा तो आप देखिएगा कि थोड़ा दूर बहुत स्ट्रेट उसका धुआं जाता है, और उसके बाद उसका धुआं जो है, उसका स्मोक जो है वो कुछ डेविएट होने लगता है, उसका पाथ भटक जाता है, इधर उधर होने लगता है। तो आप कैसे ट्रेस करेंगे कि उसका फ्लो कैसे होगा? हाउ कैन यू ट्रेस? तो उसके लिए स्ट्रीक लाइन है, स्ट्रीम लाइन से नहीं ट्रेस होगा वो। ठीक है, स्ट्रीक लाइन से ही ट्रेस होगा, स्ट्रीम लाइन से नहीं होगा। तो पाथ क्योंकि लाइन, उसमें इंटरसेक्ट कर रहा है सब हाँ आपस में, है ना। हाँ, उसके लिए पैरेलल नहीं स्ट्रीम जा रहा। लाइन नहीं, उसके लिए स्ट्रीम लाइन नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो नहीं कहते उसको। ऐसे जनरल जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो तो फ्लूइड स्पेशल जो, केस। लेमिनार फ्लो जो है वो फ्लूइड बहुत ही कम वेलोसिटी पर दिखाता है, बहुत कम। जैसे आप नल से आप पानी यूज करते हैं, आप देखिएगा कि नल बहुत कम जब खोले हुए हैं तब पानी उसमें से सीधा गिरता है। जैसे ही आप थोड़ा सा ज्यादा खोलते हैं नल, पानी सीधा नहीं गिरता है, पानी का फ्लो स्ट्रेट नहीं रहता है, इधर हाँ उधर जी। होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे आप अगरबत्ती को देखिए, अगरबत्ती का जो फोम निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था, उसका स्पीड कितना होगा बताइए? बहुत कम। बहुत कम। और उतने में टर्बुलेंट हो गया, स्टीम लाइन रहा ही नहीं ज्यादा दूर तक। तो सोचिए, स्टीम लाइन फ्लो को हम जनरल फ्लो कह सकते हैं? नहीं। स्टीम लाइन फ्लो जनरल फ्लो नहीं है। कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो बहुत कम स्पीड होगा तभी वो पैरेलल फ्लो करता है, बहुत कम होगा तो। अदरवाइज वो टर्बुलेंट उसको होना ही है। ये हम बताएंगे। ये एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड्स, जिन्होंने मेजर किया कि कब किसी चीज को हम टर्बुलेंट कहेंगे और कब किसी चीज को लैमिनार कहेंगे। क्लियर? हाँ जी। तो ये दो लाइन आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये टर्बुलेंट फ्लो का पार्ट है। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में अभी आपको टी भी नहीं जानना है। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में अभी हम लोग भी पूरा नहीं जानते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इज कॉम्प्लिकेटेड फ्लो, उसका सटीक एनालिसिस नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है हमेशा। उसमें है कि फ्लो बदल जाएगा तो मैथमेटिकल मॉडल बदल जाता है, उसका कोई जनरल लॉ नहीं खोज पाया है आदमी आज तक कि वो इसी नियम पर काम करता है।
आपको जैसे ही फ्लो सिचुएशन बदलेगा मॉडल बदलना पड़ जाता है। उसका वैरायटी टाइप का मॉडल है। एक है रेनॉल्ड्स एवरेज नेवियर स्टोक्स, एक है प्रांटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी, एक है काइनेटिक एनर्जी विस्कस डिसिपेशन थ्योरी, एक है एलियस मॉडल, एक है डीएनएस मॉडल, एक है एसएसटी मॉडल। इस तरह से बहुत सारे मॉडल हैं इक्वेशन के, जिससे हम टर्बुलेंट फ्लो को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वेलोसिटी हमारा किस। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। नहीं, एग्जैक्ट नहीं। जैसे आप देखिए, जो ऊपर में हवा बहता है एटमॉस्फेयर में, उसका फ्लो कैसा होगा? उसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में कि मतलब कोई मतलब एक्सट्रीम में। अरे कोई भी कंडीशन में बताओ ना हमको। उसका तो सर लग रहा है कि टर्बुलेंस होना चाहिए। अरे वो टर्बुलेंस ही होता है, इतना सोचने का क्या जरूरत है? नहीं टर्बुलेंस ही मतलब है। वो सीधा हाँ हवा हाँ। बहता है क्या कभी? नहीं सर। सीधा हवा कभी नहीं बहता है। हवा जब भी बहेगी उल्टा पुल्टा ही बहती है। तो आप सोचिए कि मौसम जो बताया जाता है वो कितना परसेंट करेक्ट होता है? 50-50 का लग रहा है सर। मौसम का हम अनुमान सही अनुमान हम लोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम लोग के मौसम का अनुमान लगाने का दो ही मात्र जरिया है। एक है हवा कैसे बह रहा है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इसी दो फैक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं कि कल का मौसम कैसा होने वाला है। तो जब तक हमको फ्लो प्रेडिक्शन नहीं आएगा करने कि किस पॉइंट पर हवा का वेलोसिटी क्या होगा। जैसे आप पढ़े होंगे ना, 10th क्लास पास कर गए, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जो मानसून का हवा है, मतलब जिससे पानी पड़ता है पूरे इंडिया में, वो कहाँ से चलना शुरू होता है? हिमालय के तरफ से। कहाँ से चलना शुरू होता है? हिमालय के तरफ से। तो वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि इतने तारीख को दिल्ली में पहुंचेगा मानसून, इतने तारीख को बिहार में पहुंचेगा, इतने तारीख को यूपी में पहुंचेगा। कैसे प्रेडिक्ट करता है? हवा के फ्लो से। हवा के फ्लो को प्रेडिक्ट करता है वो, कि जो हवा मानसूनी हवा चली है उसका क्या फ्लो सिचुएशन है। उसको सही सही प्रेडिक्ट करने के लिए उसको सही सही डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना होगा, और उस सही सही डिफरेंशियल इक्वेशन का सही सही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब जाके आप एक्यूरेट डेट बता पाइएगा कि हाँ दिल्ली में इतना तारीख को पहला बार पानी पड़ेगा। लेकिन सर इसका आंसर तो मतलब कोई एक फिक्स नहीं आएगा ना, इसका तो मल्टीपल आंसर आ सकता है ना। मल्टीपल आंसर नहीं आता है, इसका आंसर रेंज में आता है। आपको क्या कहता है कि 5 से 10 अगस्त के बीच में पानी पड़ेगा पहली बार, ऐसे बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसका मॉडल 100% करेक्ट नहीं है, नहीं है। तो उसमें कुछ एरर है। तो उस एरर को कवर अप करते हुए वो रेंज ऑफ टाइम देता है कि इतने दिन में देखिए आ जाना चाहिए। तो आप कभी कभी देखिएगा कि उसका प्रेडिक्शन गलत भी होता है। 10 अगस्त को नहीं आता है, आता है 20 अगस्त को, 10 दिन लेट आया। होता है ना कि अरे इस बार तो मानसून लेट आया है, अरे यार इस बार तो मानसून पहले आ गया। मतलब पहले आ गया क्या? मानसून तो जब आया तभी आया ना, मानसून पहले आ गया। अब मानसून लेट से क्या आया? तो पहले और लेट से आने का क्या मतलब है कि आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिस मैथमेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो लेट हो गया और उसके अकॉर्डिंग वो पहले आ गया। समझे? हाँ सर। तो सारा फ्लूइड मैकेनिक्स का ही खेल है। ऑल टर्म्स आर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, उसका मॉडल तैयार करना बहुत बहुत टफ काम है, बहुत टफेस्ट काम है। वो बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट सब तैयार करता है। जो फ्लूइड डायनेमिस्ट होता है, फ्लूइड डायनेमिस्ट उसको करते हैं। वो फ्लूइड का मतलब बहुत बड़ा आप कह सकते हैं स्कॉलर पर्सन है फ्लूइड के फील्ड में, फ्लूइड और हीट जैसे गौतम विश्वास। ट्रांसफर है। जैसे गौतम विश्वास में। हाँ, जैसे गौतम विश्वास को मैन ऑफ फ्लूइड कहा जाता है इंडिया में।
कहने का मतलब ये है कि जनरल स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग जनरल फ्लो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो वेलोसिटी पर ये चीज़ें पॉसिबल है। थोड़ा सा भी वेलोसिटी हाई होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो बंद हो जाएगा और इधर उधर टर्बुलेंस फ्लो वहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बता सकते हैं कि वो इक्वेशन कौन से मतलब चीज़ से सॉल्व होता होगा? आदमी हाथ से करता होगा क्या? नहीं सर, किससे करता होगा? प्रोग्रामिंग से। वो प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर पर रन कराया जाता है? वो तो सुपर कंप्यूटर पे सर। वो सुपर कंप्यूटर के ही बस की बात है। ये सब कंप्यूटर की बस की बात नहीं है। इतना बड़ा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना उसका बड़ा प्रोग्रामिंग बनता है कि उसको, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें क्षमता नहीं है। उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट जो फोटो देता है उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन करना होता है, तो बहुत टफ जॉब है वो। बट ऑल आर फ्लूइड मैकेनिक्स, सब फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है। ठीक है, तो स्टीम लाइन समझ गए। अब हाँ देखिए, सर। स्टीम लाइन से हम वेलोसिटी भी निकालते हैं कि उस लोकेशन पर वेलोसिटी कितना होगा या उस पाथ का, तो उसके लिए आपको वेक्टर कैलकुलस आना जरूरी है। लेकिन बिना वेक्टर कैलकुलस के भी हम थोड़ा सा आपको समझा तो सकते ही हैं। ठीक है, देखिए सपोज इस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, टैंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट इज v। ठीक, और मान लीजिए कि आपने एक यहाँ स्मॉल लेंथ लिया है, क्या लिया है, स्मॉल स्मॉल। लेंथ लिया है, तो इसका भी डायरेक्शन होगा, हाँ सर। दैट इज ds। क्या होगा, ds। डीएस। ठीक है, तो ds होगा। और यहाँ पर एक आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगा, दैट इज n कैप, यूनिट नॉर्मल। क्लियर? ये जो भी है, ये तीन चीज को रिप्रेजेंट करेगा, u v w। मतलब फ्लूइड का फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। ये जो ds है वो तीन को डिनोट करेगा, dx, dy एंड dz। ठीक है, dx, dy एंड dz। डीजेड मतलब ये पोजीशन वेक्टर जैसा काम कर रहा है। हाँ, एक लेंथ आप लिए हैं, तो उसको तीन पार्ट में आप ब्रेक करेंगे। वेलोसिटी लिए हैं, तीन पार्ट में आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टी यदि अप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा dx बाई यू इक्वल टू dy बाई v इक्वल टू dz बाई w। ये आपको आएगा, ये 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए है। यदि 2 डायमेंशनल फ्लो है तो dx बाई यू इज इक्वल टू dy बाई v आएगा, बस हो गया। ये 2 डायमेंशनल के लिए है।
और ये 3 डायमेंशन। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे, इसको आप इधर ले जाइए भी डी एक्स और इसको इधर ले जाइए यू डी वाई, ठीक है, भी डी एक्स और यू डी वाई। क्लियर? हाँ सर। तो देखिए भी डी एक्स माइनस यू डी वाई, यदि हम इसको वेक्टर के टर्म्स में देखें, ये x में है, ये y में है, ये y में है, ये x में है, तो परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, 0 होता है ना। तो इसी वजह से इसका क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। बट अभी आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखें। सर 12th पे वो स्टैटिस्टिक्स है क्या? मैथ्स में, हाँ, मैथ्स में तो है स्टैटिस्टिक्स। तो इस बार तो सर नहीं हुआ ना। हुआ नहीं कि अभी तक नहीं हुआ है, उसको तो करेंगे। नहीं मतलब हुआ नहीं कि मतलब कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं 3 चीज़ आपको हम एक साथ करेंगे। एक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाँ प्रोबेबिलिटी हम 11 से 12 तक एक साथ, और ठीक। स्टैटिक्स भी 11 से 12 तक एक साथ, एक। समझे? हाँ ये दोनों एक साथ कंप्लीट ओवर। और एक आएगा आपको एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सिर्फ 12th में है, तो इसको भी हम कर देंगे एक ही बार में ओवर। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। और 3 डायमेंशन भी कर देंगे पहले, ये सब छोटा टॉपिक पहले खत्म कर देंगे। 3D और वेक्टर, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। यदि हम इतना टॉपिक को ख़त्म करना चाहें तो हम 1 मंथ में ख़त्म कर देंगे। यदि आप साथ दें तो, डेली हमको प्रॉब्लम बना के दिखाएं तो 1 मंथ इज सफिशिएंट। 1 2 3 4 5 खत्म। उसके बाद नहीं सिर्फ मतलब और सिर्फ बचेगा कैलकुलस, बस। और कैलकुलस में नहीं बचेगा, मतलब 1 महीने में क्या मतलब? 1 महीने में ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सब हो जाएगा। मतलब खाली प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के खाली एक महीना? नहीं जी, पांचों, 1 2 3 4 5। कौन 5? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D, वेक्टर। 12th का हाँ, एक ही महीना में कंप्लीट करिएगा? एक ही महीना में खत्म हो जाएगा। उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये सबसे छोटे छोटे चैप्टर है। बच्चा बच्चा है बेचारा। क्योंकि देखिए, आपको मैथ क्या है, एक्स्ट्रा में है, इसलिए मैथ में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डील करना चाहिए आपके लिए। लेकिन जो बुक में है वो तो डील होगा ना। हाँ सर। तो बुक में जो है ना, बहुत कम बात है, बहुत कम बात है। इसलिए ये लोग, ये सारा चैप्टर हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्ट्रीम लाइन। क्लियर? ऐसे सर प्रोबेबिलिटी सर सिलेबस में है। अरे हमको सब पता है, सब सिलेबस में है, हम पढ़े नहीं है 12th क्लास।
नहीं नहीं नहीं, मतलब 12th क्लास का नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सर ये जो एग्जाम होगा ना, हाँ। उसमें प्रोबेबिलिटी है। अब भाई अभी प्रोबेबिलिटी हम लोग करें, कैसे करेंगे? मतलब जैसे कि अभी मतलब जो 10th वाला नहीं, मतलब जो 11th वाला वही बता दीजिएगा। वो कितना तारीख को है? 9 तारीख को है सर। अच्छा ठीक है, उससे पहले बता देंगे। और कल थर्मोडायनेमिक्स बता दीजिएगा। ठीक है, बता देंगे कल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऐसा है कि सर थोड़ा केमिस्ट्री का भी चल जाए ऐसा। हाँ हाँ, चल जाएगा। तब ठीक है। ठीक है, देखिए ये पार्ट हो गया, दैट इज स्टीम लाइन। तो स्टीम लाइन का जो टेक्निक है वो पैरेलल फ्लो के लिए ही सही है, या पैरेलल फ्लो पर ही हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो स्टीम लाइन फ्लो में आप देख रहे हैं कि सारे फ्लूइड लेयर्स क्या हो रहे हैं, पैरेलल ही फ्लो कर रहे हैं, और इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसी में आता है बात आपको, यदि हम फ्लो को ही एनालाइज करें तो सपोज कोई हम एक ट्यूब ले लें। तो ट्यूब ले लिए। अब देखिए, इसमें फ्लूइड इंटर कर रहा है, ठीक है, और इनसे फ्लूइड आउट हो रहा है। ये इन है और ये आउट। आउट। ये जो फ्लो है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो आपको समझना चाहिए। इसके बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ते हैं। जैसे एक होता है एसटीडी फ्लो। कैसा फ्लो? एसटीडी। एसटीडी फ्लो का मतलब समझते हैं? स्टेडी मतलब सर आहिस्ते आहिस्ते सर, धीरे धीरे। नहीं। एसटीडी फ्लो का मतलब होता है सच टाइप ऑफ फ्लो in which properties of fluid do not change with respect to time is called STD flow। ये STD flow, ठीक है। अब एक होता है अब इसमें हम एक दूसरा लाइन भी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज अनस्टेडी। क्या कहेंगे? अनस्टेडी। उसके बाद होता है यूनिफॉर्म फ्लो। such type of flow in which
properties of fluid do not change with respect to space is called uniform flow। ठीक है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म ठीक है। तो जब भी किसी सेक्शन से फ्लूइड पास करेगा तो फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, फ्लो का बिहेवियर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको एसटीडी और अनएसटीडी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का आइडिया मालूम हो। अब इसको फिजिकली समझिए कि फिजिकली इसका मतलब क्या हुआ। फिजिकली मतलब हुआ कि सपोज कोई फ्लो हो रहा है, कोई फ्लो हो रहा है ठीक है, तो किसी भी लोकेशन को आप फिक्स कर दीजिए या वहां पर मतलब समझिए कि वो पॉइंट फिक्स है। सपोज हमने इस पॉइंट को क्या किया, फिक्स कर दिया, दिख रहा है ए पॉइंट, ए पॉइंट को फिक्स कर दिया और यहां पर हमने T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, है ना, T4 टाइम, डिफरेंट टाइम में क्या किया, वेलोसिटी मेजर किया, V1, V2, V3, V4 क्या किया, मेजर किया। तो इफ V1 at T1 equal to V2 at T2 equal to V3 at T3 and V4 equal to T4, ठीक है, कि एक फिक्स लोकेशन पर डिफरेंट टाइम में वेलोसिटी क्या है, सेम है ना, एट ए। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी सेम है एट एनी लोकेशन। तो इस तरह के फ्लो को हम कहेंगे एसटीडी फ्लो, यूनिफॉर्म। एसटीडी है ये। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एसटीडी को यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों क्या, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज कर रहा है। और यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म समझा रहे हैं ना, पहले इसको फिजिकल समझे। हाँ, ये समझ गए सर। ये फिजिकली मतलब हुआ इसका, फिजिकली मतलब हुआ मतलब कि सारा पॉइंट नहीं मूव करेगा या सिर्फ एक पॉइंट लेके एग्जांपल अरे में ऐसे ही भाई बता रहे हैं? कोई भी पॉइंट, यही हम पूछ रहे थे कि समझे, तो यस सर समझ गए। क्या समझे जो, नहीं, इसमें तो वही तो पूछ रहे थे अरे कि भाई मतलब सारा यहाँ पॉइंट पे। यहाँ इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे कि कोई भी फ्लो हो रहा है, हमको पता करना है कि वो स्टेडी है कि नहीं, तो किसी एक पॉइंट को हम पकड़ लेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ लेंगे और उस पॉइंट पर हम डिफरेंट टाइम में उसका वेलोसिटी मेजर करेंगे। यदि सारे टाइम में वेलोसिटी उसका सेम आ रहा है, मतलब कि वो फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो। किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, कोई जरूरी नहीं कि सारे लोकेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि एक मतलब लोकेशन पर सारे नहीं, लोग यदि एक हाँ, लोकेशन पर नहीं चेंज हो रहा है तो दूसरे लोकेशन पर भी चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। फ्लो है, ठीक है, ये आदमी का फ्लो नहीं है कि ये आदमी कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहा है, ये आदमी कुछ अलग। ऑल पार्टिकल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, सारे पार्टिकल आपस में लिंक्ड हैं,
यदि एक का बिहेवियर चेंज होगा तो दूसरे का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। क्लियर एसटीडी का मतलब? तो एसटीडी में क्या करना है, लोकेशन फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? लोकेशन। लोकेशन फिक्स करना है। स्टडी को मतलब ये पता करने के लिए स्टडी फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मतलब सारे टाइम में मतलब सेम स्पीड होना चाहिए ना। हाँ, ठीक। लोकेशन फिक्स होना चाहिए, वर्ड याद रखिए। एसटीडी मतलब फिक्स लोकेशन। लोकेशन फिक्स। फिक्स लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी यदि सेम आ रहा है मींस एसटीडी है। अब देखिए यूनिफॉर्म का। हमें भूख लग गया है बहुत जोर से। अब देखिए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ का वेलोसिटी वी एट टी, यहाँ का वेलोसिटी वी बी एट टी, और यहाँ का वेलोसिटी वी सी एट टी। ठीक है। अब देखिए, इफ वी एट टी इक्वल टू वी बी एट टी इक्वल टू वी सी एट टी टी। आर इक्वल, ये क्या बता रहा है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं आप। सारे मतलब अलग देखिए, अलग टाइम, सेम टाइम पे सबका स्पीड सेम है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हाँ, सेम सेम टाइम। टाइम में सेम स्पीड है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे इसको? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ठीक मतलब है। स्टडी में लोकेशन फिक्स था और यूनिफॉर्म में लोकेशन फिक्स नहीं है। यहाँ टाइम फिक्स है, लोकेशन फिक्स नहीं है। मतलब हाँ, मतलब उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो। यूनिफॉर्म फ्लो में टाइम फिक्स है, दिस इज द लॉजिक। आपको एसटीडी फ्लो पहचानना है, लोकेशन फिक्स कीजिए। यूनिफॉर्म फ्लो पहचानना है, टाइम फिक्स कीजिए। टाइम फिक्स कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर वेलोसिटी मेजर कर लीजिए कितना है। यदि आपको सारा वेलोसिटी सेम आता है देन इट इज यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, कोई भी फ्लो होगा तो वो इसी सब में से कोई ना कोई फ्लो होता है, जो कि हम यहाँ लिस्ट आपको दे रहे हैं। पहला, यूनिफॉर्म एसटीडी, यूनिफॉर्म एंड एसटीडी। ठीक। दूसरा, यूनिफॉर्म एंड ऑन एसटीडी। ठीक है, हो गया। तीसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एंड एसटीडी। और चौथा, नॉन यूनिफॉर्म एंड ऑन एसटीडी। तो कोई भी आपका फ्लो हो रहा होगा तो वो इसी चारों में से कोई ना कोई क्या होगा, फ्लो होगा।
या तो यूनिफॉर्म स्टडी होगा, या तो यूनिफॉर्म अनस्टडी होगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्टडी होगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म और अनस्टडी दोनों। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे, आप देखिएगा, देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं। सपोज कि कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है और इसमें इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो इन कर रहा है और कंटिन्यूअसली फ्लो आउट भी हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली। और यहाँ से मतलब इन जो कर रहा है तो यहाँ पर एनर्जी कम नहीं हो रहा है, एनर्जी क्या है, मेंटेन है, ठीक है, या पावर कहें तो मेंटेन है, और क्या है, मेंटेन है, सेम पावर से एकदम धक्का इसको दिया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस पाइप में जो फ्लो हो रहा है ये कौन सा फ्लो होगा इसमें से, ऊपर चारों में से? क्या क्या कंडीशन बताएंगे? मतलब पाइप है, फ्लो हो रहा है, और तब से क्या सुन रहे थे जब से हम लिख रहे थे तो? नहीं मतलब पाइप है, फिर उसके साथ फिर यहाँ से मतलब इन जा रहा है, वहां से आउट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या बोले? उसके बाद खाना पर ध्यान चल गया नहीं? नहीं, यहीं पे था, इसके बाद हमने डायग्राम पे चला। बोला कि जो इन कर रहा है तो वहां से कुछ एनर्जी चाहिए ना, अपने मन से फ्लो थोड़े हो जाएगा। नहीं सर। तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो पावर सप्लाई हमारा मेंटेन है, वो पावर सप्लाई हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, वो मेंटेन है, एकदम फिक्स पावर, फिक्स एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। बताइए। ये तो सर ये तो टाइम फिक्स हो गया। और ओवरऑल फ्लो बताना है ना, कि किसी एक पॉइंट पे बताना है? बात ये इतना देर टाइम लगा देते हो उस पर से प्रॉब्लम। तुम फ्लो बताओ ना कैसा है, हमने क्या बोला है, किसी पॉइंट को मार्क किया है क्या वहां पर? नहीं नहीं, स्टडी फ्लो। 1 मिनट का सर टाइम दीजिए, सोच के बताते हैं, 1 मिनट। सर यूनिफॉर्म एंड स्टडी। क्यों? तो यूनिफॉर्म एंड स्टडी होगा पक्का, यही होगा। हवा में तीर का है मारते हो, बताओ कोई एक जो बोल रहा है उसका रीजन बताओ। ये यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि सर मतलब पावर डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है उधर, तो यूनिफॉर्म तब होता है कि जब लोकेशन फिक्स नहीं है लेकिन टाइम फिक्स है, तो सेम टाइम पे सबका अलग मतलब सेम स्पीड रहेगा। तो उस हिसाब से अगर कोई भी एक एक मतलब पॉइंट को पकड़ेंगे उस टाइम पे, तो सबका तो सेम रहना चाहिए, क्योंकि पावर तो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है और पावर वेरी नहीं कर रहा है, जिस जिस पावर से मतलब पानी उसके अंदर भेजा जा रहा है, तो उस हिसाब से यूनिफॉर्म होना चाहिए। और स्टडी इसलिए स्टडी या स्टडी और अनस्टडी में डाउट लग रहा है हमको, तो इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वो आपने नहीं पकड़ा और डायरेक्ट आंसर दे दिया, इसीलिए तो हम छोड़े थे आपको और आप पकड़े गए। देखिए ये जो सिचुएशन है इसमें क्या मिसिंग है वो हम बताते हैं। इसमें मिसिंग है कि क्या पाइप के अंदर जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन है, देयर इज फ्रिक्शन।
क्या फ्लूइड के लेयर के बीच में फ्रिक्शन है? देयर नहीं इज सर। विस्कस फोर्स। हम पूछते तो अब बोलते कि हम लिखे हैं वहां पे, फिर डांटते हैं हमको। हम डांटते कि जब छूटा हुआ है तो उसको हम बोलते ना। देखिए, तो यदि हम इस फ्रिक्शन को नहीं माने कि फ्रिक्शन हाँ। नहीं है, हम विस्कस फोर्स को नहीं माने कि विस्कस फोर्स नहीं है, ठीक है, विस्कस फोर्स नहीं माने, फ्रिक्शन नहीं माने, देन इट इज यूनिफॉर्म एंड एसटीडी। ये यूनिफॉर्म एसटीडी फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को यदि आप फिक्स कीजिएगा और उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी मेजर कीजिएगा तो आपको सेम वेलोसिटी आएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो मेंटेन है, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो इस लोकेशन पर वेलोसिटी का जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जो स्पीड है वही स्पीड आपका मेंटेन रहेगा। अच्छा, यूनिफॉर्म कैसे? तो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर आप मेजर कर लीजिए, यहाँ का सबका वेलोसिटी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि लेयर के बीच में विस्कस फोर्स नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन कि डिफरेंट लेयर का स्पीड डिफरेंट होगा। नो, ऑल लेयर्स हैव सेम स्पीड, क्योंकि ये पैरेलल फ्लो कर रहा है। समझे? तो ये हाँ सर। यूनिफॉर्म एसटीडी हो जाएगा। जनरल फ्लो क्या है वो हम बताते हैं। इसमें से जनरल कौन है? जनरल है इसमें से ये नॉन यूनिफॉर्म और अनस्टेडी, और जनरल में आएगा ये नॉन यूनिफॉर्म एंड एसटीडी। यही दोनों ज्यादा जनरल है। रिजल्ट जनरल, फोर्थ नंबर ज्यादा जनरल है, एकदम नॉन यूनिफॉर्म ऑन स्टेडी। पता नहीं किस लोकेशन पर क्या है, किस लोकेशन पर स्पीड क्या हो किस टाइम में, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर किस टाइम में क्या स्पीड हो नहीं पता। ऑल आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो नॉन यूनिफॉर्म ऑन स्टेडी सबसे ज्यादा जनरल है। ठीक है, हो गया? तो ये फ्लो समझ में आया आपको? यूनिफॉर्म स्टडी, नॉन यूनिफॉर्म स्टडी, नॉन यूनिफॉर्म स्टडी, इस तरह। ठीक, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम मेजर करें तो खुला हुआ था ऑलरेडी। तो यही करते रह, यही काम सांस चली जाती है। ये इन सिचुएशन है और ये आउट है, और ये फ्लो कंटिन्यूअस है ना? ऐसा नहीं है कि कहीं पर यहाँ फ्लो रुक रहा है या बीच में कहीं स्टॉप हो रहा है। तो इस फ्लो को हम लोग कहेंगे ये एसटीडी फ्लो है। कैसा फ्लो है ये? एसटीडी फ्लो है। यदि पूरा नाम लिखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म एसटीडी फ्लो है। नॉन यूनिफॉर्म एसटीडी। इसमें सर विस्कोसिटी लेंगे? नहीं, आप विस्कोसिटी अभी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पहले देखिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो हम ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो ले रहे हैं, तो ये फ्लो कंटिन्यूअस है, रेगुलर इसमें हो रहा है फ्लो। तो सपोज कि यहाँ पर एरिया A1 है। कितना है एरिया? A1।
और यहाँ पर एरिया आपको है A2। ठीक, यहाँ पर सपोज वेलोसिटी है V1 फ्लो वेलोसिटी, और यहाँ है V2, यहाँ क्या है V2। एक मिनट, हेलो, हाँ खुश रहो, बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा, चलो दाँत ठीक बानू। अच्छा, हम थोड़ा देर बाद में बात करते नहीं, थोड़ा पढ़ाओ तनी कहें। अच्छा तो ये बात कर लें। अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ देखो नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो है, एरिया A1 A2 और V1 V2 है। तो यदि ये स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि मास कंजर्वेशन रूल फॉलो होना चाहिए, है ना। मास कंजर्वेशन फॉलो होना होना चाहिए। अब मास कंजर्वेशन क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास नहीं आप बना सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मास यहाँ पर इन करेगा, जितना मास क्या करेगा यहाँ पर इन करेगा, उतना ही मास यहाँ पर क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो अब यहाँ देखिए, यदि हम ऐसे लिखें एम इन और ऊपर में एक डॉट, तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ मास एंट्री। डॉट का मतलब क्या है, रेट है। और इसी तरह से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ मास फ्लोइंग। ठीक है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होगा तभी हम लोग कहेंगे कि मास कंजर्वेशन का नियम क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना। क्योंकि मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं सर। तो जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास क्या होगा, आउट होगा। अच्छा छोड़िए, पहले ये बता दें फिर हम बताएंगे, वैसा नहीं तो कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मास इंटरिंग और मास फ्लोइंग आपको सेम होना चाहिए यदि मास कंजर्वेशन का नियम फॉलो होना है तो। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये V1 वेलोसिटी इस फ्लो का यदि हम लिखे हैं, तो आप देखिए ध्यान से, आप कैलकुलस भी पढ़ चुके हैं, ये पूरा सेक्शन है ना। तो इस पर बहुत सारे पॉइंट्स है कि नहीं, हाँ है ना, बहुत सारे पॉइंट्स। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप मिलाइए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पर कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पर कुछ हो सकता है,
इस पॉइंट पर कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पर कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पर भी कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। तो सारे पॉइंट का वेलोसिटी जरूरी है कि सेम हो? नहीं सर। नहीं, एवरी पॉइंट पर हो सकता है वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट। तो हमने यहाँ v1 लिखा है, तो क्या ये सही लिखा है? v1 इज करेक्ट। वो अगर ओवरऑल लेकर चले तो सर V1 लिख सकते हैं ना। ओवरऑल मतलब? मतलब जैसे कि अगर हर एक पॉइंट का नहीं मतलब उस पे देख रहे हैं तब ओवरऑल फ्लो को देख रहे हैं। देखिए, दो ही तरीका है, या तो आप एवरी पॉइंट का वेलोसिटी आप लिखिए, और नहीं तो हाँ आप इसको लिखिए v1 एवरेज। हाँ, तो एवरेज ही है ना ये। तो यदि आप एकदम रियल सिचुएशन को बोलना चाह रहे हैं तो v1 एवरेज लिखिए, तभी सही होगा। लेकिन यदि हम इसको मान रहे हैं कि इसमें एवरी फ्लूइड लेयर का स्पीड क्या है, सेम है, जो हम डॉट लिखा है वो क्या है, लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सारे लेयर का स्पीड यदि सेम है तो ऐसा तभी होगा जब वो आइडियल फ्लूइड हो। हाँ आइडियल फ्लूइड के बारे में आपको हम पहले भी बताए हैं कि वाटर है। इसमें विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स यहाँ पर नहीं होता है। तो विस्कस फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, विस्कोसिटी नहीं होगा, तो इसमें फ्लूइड लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो सारे लेयर का स्पीड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो सारे लेयर का स्पीड जब सेम रहेगा तब आप इसको v1 लिख सकते हैं। क्लियर? बोलिए। हेलो, हाँ सर। क्लियर है? यदि सारे फ्लूइड लेयर का स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, तब तो v1 लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक। उसी तरह से यहाँ पर v2 हो गया, सारे लेयर का वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब देखिए, यदि हम इस क्वांटिटी को देखें रो ए भी, इसका यूनिट आप मेजर कीजिए कितना होगा। रो का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, एरिया हाँ का सर। मीटर स्क्वायर, मीटर। इसका मीटर पर सेकेंड। तब देखिए कि मीटर क्यूब पार्ट कट जाएगा, क्या आएगा, केजी पर सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मास फ्लो रेट है। मास का यूनिट क्या है, केजी, और रेट का सेकेंड, तो केजी पर सेकेंड। तो यदि हम इसको फॉलो करें तो हम सही लिखेंगे कि मास इंट्रिंग का रेट क्या है। दैट इज द लॉजिक। क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2। क्लियर? हाँ सर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस चीज को बताता है, मास कंजर्वेशन को बताता है। ये आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस चीज को बताता है, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन। ठीक है। अब हम जांचते हैं कि ये तो मतलब एसटीडी फ्लो होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि जितना मास इंटर कर रहा है उतना ही मास आउट होगा। ये तो मतलब होना ही चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। दूसरा चीज कि यदि हम उल्टा बोलें इसका मतलब हमको पता करना है कि कोई भी फ्लो पॉसिबल है या नहीं। सपोज आपको कोई बोले कि बताओ तो ये फ्लो पॉसिबल है, तो हम चेक करेंगे कि वहाँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं।
समझे? ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, all fluid flow phenomena should be satisfied, should be all fluid flow phenomena should be satisfied equation of continuity। ठीक है? काहे कि कितना सर्दी हो गया है तुमको? सर्दी नहीं हुआ, कुछ पता नहीं मसाला चला गया तो छींक आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि all fluid flow phenomena should be satisfy the equation of continuity। जितना भी फ्लूइड फ्लो होगा वो सारा चीज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा। या ये कहें कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम कहेंगे कि वो फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है। अब देखिए, अब हम जांच करते हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार के फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, ये जो इक्वेशन आप लाए हैं, ये इट इज both for compressible fluid and incompressible fluid। ठीक है? ये दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सही है। इनकम्प्रेसिबल के लिए भी सही है और ये कंप्रेसिबल के लिए भी सही है। ठीक, लेकिन एक मिनट, हेलो, हाँ प्रणाम, पढ़ाओ तो नहीं, पढ़ाओ तो नहीं। केस वन में मान लीजिए कि if रो वन इक्वल टू रो टू, दोनों डेंसिटी क्या है, सेम है सपोज। तो डेंसिटी यदि दोनों सेम होगा तो ये किस टाइप का फ्लूइड होगा, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल? डेंसिटी वो सर होगा इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो यहाँ पर होगा रो वन A1 V1 इक्वल टू रो टू A2 V2। तो रो वन और रो टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, A1 V1 इज इक्वल टू बराबर A2 A2 V2। बट ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये इनकम्प्रेसिबल। इट इज ओनली फॉर
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर? ये केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है और ऊपर वाला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप दोनों के जगह दोनों सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नीचे वाले को आप केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हैं, कंप्रेसिबल के लिए नहीं। कंप्रेसिबल के लिए यूज कीजिएगा तो डेंसिटी आप हटा चुके हैं, तो ये गलत आएगा आंसर इससे। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम इस फॉर्मूला को एनालाइज करें तो देखिए क्या पाते हैं। सपोज ए V1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, A2 बाई A1 इंटू V2 आएगा। हाँ सर। और यदि हम V2 बराबर निकालें तो A1 बाई A2 into V1। क्लियर? हाँ सर। अब आप इससे क्या अंदाज कर सकते हैं? यदि हम ऊपर का डायग्राम देखें तो ऊपर के डायग्राम के हिसाब से क्या है, A1 और A2। तो इसमें क्या है कि A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 क्या है, A1 से ज़्यादा है। और इस केस में भी A2 क्या है, A1 से ज़्यादा है। तो अब आप एनालाइज कीजिए कि V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है, सोच के बताइएगा। V1 सर। V1 ज़्यादा है, कैसे? क्योंकि वो A2 ज्यादा है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसका, तो उस हिसाब से ये A1 जो है अरे तो इस इक्वेशन को देख के बताना है, ठीक है ना? इस इक्वेशन देखिए, V1 हाँ इक्वल टू क्या है, A2 बाई A1 इंटू V2। V2। तो यदि आप इसको गौर से देखें तो V1 बाई V2 का रेशियो क्या है, A2 बाई A1, है ना? मोटा का बांध हाँ दो। ठीक है, A2 बाई A1। तो अब देखिए कि A2 क्या है, A1 से बड़ा है, तो ये रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना? हाँ। तो V1 बाई V2 इज ग्रेटर देन 1। 1। तो इसका मतलब V1 is greater than 1 देन V2। क्लियर? यही बोल रहे थे। हाँ, बोल तो आप यही रहे थे, लेकिन बोलने का दिशा जो था ना वो आपका सही नहीं था, इसलिए हमने दिशा करेक्ट किया। अब इसका फिजिकली मतलब देखिए क्या होगा, फिजिकल मतलब लो। ओहो। हाँ, देख लो। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ से फ्लूइड इन कर रहा है और यहाँ से फ्लूइड आउट हो रहा है। तो अब तो आप जान गए कि यहाँ पर सपोज वेलोसिटी इन है
और यहाँ वेलोसिटी आउट है, तो आप जान गए पिछले कंडीशन के हिसाब से कि यहाँ वेलोसिटी आउट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। हम तो इसमें बाहर से एनर्जी दे रहे हैं या पावर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो हम इसमें तो बाहर से एनर्जी और पावर दे रहे हैं, और उस एनर्जी के मदद से ये वेलोसिटी इन जो भी है स्पीड, सपोज मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड है सपोज, और ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो हम जो एनर्जी और पावर दिए उस फ्लूइड को, उससे वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया, इंटर किया, और ये हम एनर्जी और पावर क्या किए हैं, कांस्टेंट रखे हैं। क्या रखे हैं, कांस्टेंट। इसको ना कम कर रहे हैं नहीं हम बढ़ा रहे हैं, फिक्स एनर्जी मेंटेन किए हुए हैं। तो फिक्स एनर्जी मेंटेन किए हुए, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हुआ, इंटर किया, और 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आउट हो गया। तो आप देखिए कि बीच में कोई भी पावर सोर्स नहीं है। बीच में कोई पावर सोर्स है? नहीं सर। नो पावर सोर्स। नो पावर सोर्स, बीच में कोई पावर सोर्स नहीं है, तब भी ये फ्लूइड जिस स्पीड से इंटर कर रहा है उस स्पीड से आउट नहीं हो रहा। स्पीड अपना बढ़ा ले रहा है या ज्यादा कर ले रहा है विदाउट एनी पावर सोर्स। तो यहां दो क्वेश्चन उठता है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। फर्स्ट, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी इसका राइज हुआ, वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वेयर इट विल कम फ्रॉम? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देख रहे हैं कि इसमें आया, वो कहाँ से आया? और दूसरा कि नेचर देख रहे हैं, नेचर कितना डिसिप्लिन फॉलो करता है कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम होते जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी आपका बढ़ते जा रहा है। मतलब आप किसी भी लोकेशन पर पता करना है कि आपका स्पीड क्या है, सपोज हम यहीं पर हम पता करें कि सपोज यहाँ पर स्पीड क्या है इस लोकेशन पर, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए इस लोकेशन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम होना चाहिए। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है, हमको इनिशियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है, इनिशियल का वेलोसिटी मालूम है, तो इस लोकेशन पर क्या वेलोसिटी होगा फ्लूइड का हम बता सकते हैं। सपोज ए भी है तो हम इसको कर सकते हैं ना, A1 भी इन इक्वल टू ए भी, और भी बराबर हम निकाल सकते हैं A1 बाई ए इंटू भी इन, निकाल सकते हैं। तो किसी भी लोकेशन पर आप वेलोसिटी बता सकते हैं, फ्लो वेलोसिटी, यदि आपको उस लोकेशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है तो। तो क्या आप सोच के बताएंगे कि बिना पावर सोर्स के ये कहाँ से एनर्जी राइज कर गया? हम तो दिए नहीं, हम तो अपना एनर्जी यहाँ जो दे रहे हैं ये फिक्स करके रखे हैं भाई कि हम तो इतना ही देंगे, लेकिन तब ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ गया, वेयर इट विल कम? हम तो दिए नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, कि यदि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम नहीं चेंज कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहे,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि हम नहीं चेंज करें तो इस सेक्शन का भी एरिया ए और वेलोसिटी भी इन, और इस सेक्शन का भी एरिया ए और वेलोसिटी आउट। तो यहाँ पर यदि आप कंपेयर करेंगे तो ए इंटू भी इन इक्वल टू ए इंटू भी आउट, तो ए कट जाएगा और भी इन बराबर भी आउट आ जाएगा। ठीक है, भी इन बराबर भी आउट आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि जितना वेलोसिटी से इन करेगा उतना ही वेलोसिटी से आउट होगा। या आप बीच में भी कहीं का पता करना चाहिएगा कि हमको यहाँ का बताओ कितना वेलोसिटी है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, मेंटेन है। तो इसको भी आप कंपेयर करेंगे तो ए भी इन इक्वल टू ए भी, तो ए कट गया, भी इन इक्वल टू भी हो गया। इसका मतलब कि उस पूरे पाइप में फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन में भी सेम एनर्जी और सेम पावर क्या किए हैं, मेंटेन किए है ना। तो यहाँ मेंटेन किए हुए हैं तो वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेलोसिटी भी मेंटेन है। लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया क्या है, ए है, ठीक। और यहाँ वेलोसिटी इन कर रहा है, और यहाँ वेलोसिटी आउट। वेलोसिटी क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, और यहाँ वेलोसिटी इन हो रहा है। फिर तो इसको भी यदि आप कंपेयर करें कि ए भी इन इक्वल टू ए भी आउट, तो ए कट जाएगा, भी इन बराबर भी आउट आ जाएगा इस शेप में भी। तो इसको आप गौर से आप समझ सकते हैं कि देखिए, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सेम रखे हैं। आप बीच में पाइप को जैसे मन चाहे वैसे फोल्ड कर दीजिए। इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखिए और बीच में पाइप को जैसे मन चाहे वैसे क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। तो भी जितना वेलोसिटी इन होगा उतना ही वेलोसिटी क्या होगा, आउट होगा। आपके बीच में तोड़ने मरोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस सेक्शन की बात करें या इस सेक्शन की बात करें, इस शेप में इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं थ्रॉट। क्या कहते हैं, थ्रॉट। थ्रॉट मतलब क्या समझते हैं, थ्रॉट मतलब क्या होता है, गला। थ्रोट मतलब गला। ये गला है, इस सेक्शन का ये गला है। तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ थ्रॉट, एटी, एरिया ऑफ थ्रॉट। यदि आप एरिया ऑफ थ्रॉट मालूम है आपको और आप पता करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ थ्रॉट के पास क्या स्पीड है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं,
ए भी इन इक्वल टू ए भी टी, सॉरी ये ए टी होगा और ये ए इन होगा। तो आप भी टी निकाल सकते हैं, ए इन बाई ए टी इंटू भी इन, निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि ए इन क्या है, ज़्यादा है ए टी से, ये एक से बड़ा है, तो ये वेलोसिटी एट थ्रॉट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर भी इन जो है वो छोटा है किससे, भी टी से, और यहाँ पर भी टी जो है वो क्या है, बड़ा है भी आउट से, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ही इंक्रीजेज, और इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेज, है ना। इस सेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, और इस सेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो आप देखिए ध्यान से कि हम इनिशियल में जो यहाँ पर पावर और एनर्जी जो भी हम इसको सप्लाई कर रहे थे, एनर्जी पावर, वो हम मेंटेन करके रखे हैं। क्या करके रखे हैं, मेंटेन, है ना, स्टेडी फ्लो है, मेंटेन करके रखे हैं कि जितना फ्लूइड हम इन करा रहे हैं वो रेगुलर उतना ही फ्लूइड इन करा रहे हैं, और रेगुलर उतना ही फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये बीच में कैसे फ्लूइड अपने एनर्जी को बढ़ा ले रहा है फिर घटा ले, कैसे, हाउ, विदाउट एनी पावर सोर्स, बीच में कोई पावर सोर्स नहीं है, सिंपल एक पाइप है, कुछ नहीं है वहां। जिस तरह यहां हुआ, यहां भी क्या है, नो पावर सोर्स बट वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहां पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। सोच के बताइए कि कैसे हो रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। ये पार्ट तो समझ गए ना, कंटिन्यूटी का इक्वेशन, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। हाँ सर, ठीक है, ये पार्ट सोच के बताइए कैसे हो रहा है। ये सब सेप स्कूल में मतलब दिखाया भी गया है, नहीं सर, मतलब ये बताया गया है कि मतलब कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन ये होता है, और इस टाइप का डायग्राम बना के अलग अलग केस नहीं समझाया गया, अच्छा, लेकिन वो देख लीजिए, डेरिवेशन करके छोड़ दिए। ये सब भी सेप हो सकता है। इसमें लॉजिक क्या है वो समझिए कि एरिया ऑफ इनलेट इक्वल टू एरिया ऑफ आउटलेट है, और बीच में पाइप को जैसे मन चाहे वैसे मोड़ दीजिए, तब भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट इफेक्ट, यही सोचना है कि ये कैसे हो गया, हाउ। हम तो बीच में तोड़ मरोड़ दिए, लेकिन फिर भी क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा, फ्लूइड कैसे इस मतलब डिसकंटिन्यूटी, इस प्रकार के शेप डिस्टॉर्शन को कैसे मतलब बैलेंस कर रहा है, हाउ, जबकि वहाँ कोई पावर सोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, कुछ हम नहीं दिए हैं इसको। सोचिए 5 मिनट, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं।
वो उस मतलब जैसे कि उसको कंटिन्यूअसली मतलब उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा था, फिर अचानक से जैसे कि मतलब बैरियर टाइप का, मतलब अगर उसके भी फ्लो को रोका जाएगा तो मतलब जो स्पेस मतलब जो क्रॉस सेक्शन उसका मतलब कम हो जाएगा, तो फिर उसका फ्लो तो बढ़ जाना चाहिए, मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इस टाइप का मतलब होता है ना। ये बढ़ जाना चाहिए और बढ़ भी रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है वो समझे है कि नहीं? नहीं, आप पूछ रहे हैं क्यों बढ़ेगा। हाँ, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, क्यों बढ़ेगा? फिजिक्स समझाइए ना। अरे मैथ तो बोल ही रहा है कि बढ़ गया वेलोसिटी। मैथ तो बोल दिया कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा, बट आप मैथ पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो आपको वहीं रुक जाना है कि वो बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं, अब हो गया ये खत्म चैप्टर, नेक्स्ट। आपको ये सोचना है ना कि कैसे बढ़ गया, हम तो कोई एनर्जी सोर्स दिए नहीं, कैसे बढ़ जाएगा? फिजिकल मीनिंग कब तक नहीं समझेंगे, जब तक कि आप उसके सही रीजन को नहीं पकड़े। मतलब जो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसको कंस्ट्रिक्ट किया, वो जो मतलब क्रॉस सेक्शन है उसको कंस्ट्रिक्ट किया, तो जितना स्पेस मिला उसको तो उतने से ही वो गया, और उससे ज्यादा अमाउंट पे जाएगा ना। मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन पे मतलब जवाब दे रहे हैं हम। ठीक है, क्यों का नहीं आ रहा तो आप एनर्जी, अरे भाई जिस तरह मास है, है। हाँ। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी भी तो वैसे ही है। एनर्जी भी तो वैसे ही है भैया। फंस गया ना? फंसे कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ सर। फंस गए। ये सब क्लास में सवाल नहीं पूछते हैं। कौन? कौन क्या, क्लास में कौन पढ़ता है, हम कि तू? हाँ हाँ हाँ। वो डेरिवेशन करके छोड़ दिया ना, अभी बता नहीं रहे ना उनसे, मतलब जैसे कि ये वाले फिजिक्स वाले सर से हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, है भाई। मतलब ये बताएंगे बताएंगे नहीं बताएंगे, वैसे टाइप के हैं थोड़ा। अरे भाई, वो काम करें चाहे नहीं करें, हम अपना काम करेंगे ना। हाँ। क्या? देखिए, जितना आप गौर करके पूछिएगा उतना ही आपका ऑब्जर्वेशन पावरफुल होगा। तो आपको हम बताए हैं कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ह्यूज इंपॉर्टेंस है या नहीं? आप मेडिकल फील्ड में बताइए तो जरा। है सर। तब आप वही स्किल नहीं डेवलप करिएगा तो कैसे उसमें आप सक्सेस पाइएगा? कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ाई करने से सक्सेस नहीं मिलता है, कुछ स्किल भी आप में होना चाहिए। उसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं पता है? क्या? टैलेंट। टैलेंट क्या है?
स्किल। टैलेंट को कुछ लोग समझते हैं नॉलेज। टैलेंट क्या है? नॉलेज है? नहीं सर। नो, टैलेंट इज नॉट नॉलेज, नॉट इक्वल, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। नॉलेज है कि आप क्या मतलब स्टडी किए हैं, कितना क्लास तक पढ़े हैं, उसका नॉलेज होता है। टैलेंट होता है कि हमको उस तरह से उस तरह से हम कर सकते हैं, उस तरह से हम सोच सकते हैं, वो हम काम कर सकते हैं, तो वो टैलेंट है। तो टैलेंट लेके कोई पैदा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जो कि हवा में टपक गए आसमान से, तो उनका बात अलग है। लेकिन टैलेंट डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डेवलप। डेवलप करना पड़ता है। ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये हम बता देते हैं। ये टीचर भी नहीं सिखाएगा कि यार तुम टैलेंट डेवलप करो। बहुत कम आदमी बोलेगा कि आप अपने टैलेंट को इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करने का सही तरीका होता है साइंस के फील्ड में, आस्क गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पूछिएगा, तभी आपका टैलेंट इम्प्रूव करेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए सही सोचना जरूरी होता है, और जब सही आप सोचने लगिएगा तो हो गया, वही तो इम्प्रूवमेंट है। ऐसे ही सिस्टम को तो गौर किया जाता है। आप सिस्टम को गौर करने लगे तो आप हो गया। चलिए हम बताते हैं आपको। आपको जब बताया नहीं गया है तो आप नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको फंसाया जानबूझकर, उसमें मेन कल्प्रिट क्या है? मेन कल्प्रिट है यहाँ पर एनर्जी। क्या है? एनर्जी। एनर्जी। यहाँ भी है एनर्जी, और यहाँ भी है एनर्जी। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि किसी भी फ्लूइड फ्लो में या किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में कितने टाइप का एनर्जी होता है, तब तक आप इस फेनोमेना को नहीं समझा सकते हैं जहाँ हमने आपको फंसाया। जब तक आपको ये पता नहीं हो कि फ्लोइंग फ्लूइड में कितने टाइप के एनर्जी होते हैं, तब तक आप नहीं बता सकते। तो हम क्या देखेंगे इसके बाद? एनर्जी। आपके बुक के अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं। ऐसे इसके बाद देखना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, बट वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग एनर्जी में चल रहे हैं। एनर्जी इन फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। एनर्जी इन फ्लोइंग फ्लूइड। तो सपोज एक सिंपल सा हम केस लेते हैं। सर सर। हाँ बोलो। हेलो। बोलो। हाँ, ये टॉपिक सर कल नहीं। अब कहाँ जाना है तुमको? नहीं, जाना नहीं है, लेकिन बहुत नया नया चीज सीखे हैं ना। अरे भाई बरनौली के पास आ गए हैं, बरनौली हमको लिख लेने दीजिए। ओ। क्या कल करना चाहते हैं आप? हाँ 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 हाँ। ठीक है, बट कल हम बरनौली से स्टार्ट करेंगे।